नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फिशरीज, फिश फार्मिंग या फिश प्रोडक्शन. So what is fish production? Fish production is the practice of breeding, rearing and harvesting fish for food and other products. जब हम फिश को रेयर करते हैं, उनको ब्रीड करते हैं फूड के लिए या फिर अदर प्रोडक्ट्स के लिए जो फिशेस से ऑब्टेन होते हैं, तो हम इस प्रोसेस को फिश प्रोडक्शन या फिश फार्मिंग बोलते हैं. दो तरीके की फ़िश फार्मिंग होती है, एक होती है मरीन फ़िश प्रोडक्शन और एक होता है इनलैंड फ़िश प्रोडक्शन. मरीन फ़िश प्रोडक्शन क्या होता है? जब हम फिशेस को ऑब्टेन करते हैं सी और ओशियन से, ठीक है. इसमें नेचुरल फ़िशिंग की जाती है और फ़िश फार्मिंग भी की जाती है, यानी कि फ़िश को कैप्चर भी किया जाता है और कई बार फ़िश को कल्चर भी किया जाता है, उनको रियर भी किया जाता है. इनके कुछ एग्जांपल्स हैं मरीन फ़िश प्रोडक्शन के: ट्यूना, सार्डिन, मैकरल, प्रोम्फेट. जो मरीन फ़िश प्रोडक्शन है इसमें मरीन वाटर से फ़िश को ऑब्टेन किया जाता है, यानी कि सी वाटर से या फिर ओशियन से. इसमें नेचुरल फ़िशिंग भी की जाती है, यानी कि फ़िश को पकड़ा भी जाता है, कैप्चर भी किया जाता है और फ़िश फार्मिंग भी की जाती है, यानी कि कल्चर भी किया जाता है फ़िशेस को. इसके अलावा नेक्स्ट होता है इनलैंड फ़िश प्रोडक्शन. इनलैंड फ़िश प्रोडक्शन में क्या होता है कि फ़िशेस को हम फ्रेश वाटर से या फिर ब्रैकिश वाटर से कैप्चर करते हैं. इसमें हम फ़िश को ऑब्टेन करते हैं फ्रेश वाटर से या फिर ब्रैकिश वाटर से. अब ब्रैकिश वाटर क्या होता है? मिक्सचर होता है फ्रेश वाटर और मरीन वाटर का, उसको हम ब्रैकिश वाटर बोलते हैं. तो फिशेस को यहाँ फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर से ऑब्टेन किया जाता है. जैसे कि रिवर्स, लेक्स, पोन्ड्स, रिजर्वॉयर्स, कैनाल्स, इन सब में से हम फिश को ऑब्टेन करते हैं. एग्जाम्पल्स हैं रोहू, कटला, मृगल, कॉमन कार्प, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. तो ये आपके कुछ मरीन फिशेस के एग्जांपल्स हैं और ये आपके इनलैंड फिशेस के एग्जांपल हैं. नेक्स्ट इज़ फ़िशिंग. अब फ़िशिंग भी जो है या फ़िश फार्मिंग जो है वो दो तरीके से की जाती है. एक होती है कैप्चर फ़िशिंग और एक होती है कल्चर फ़िशिंग, यानी कि जिसमें हम फ़िश को नेचुरल वाटर बॉडीज़ में से कैप्चर करते हैं, पकड़ते हैं, तो वो होती है आपकी कैप्चर फ़िशिंग. नेक्स्ट कल्चर फ़िशिंग, जिसमें हम फ़िश को रियर करते हैं, उनको उनका पालन पोषण करते हैं, उसे हम कल्चर फ़िशिंग कहते हैं. सो कैप्चर फ़िशिंग में क्या होता है? इज़ द मेथड ऑफ कैचिंग फ़िश फ्रॉम नेचुरल वाटर बॉडीज़ वेयर फिश ग्रोज नेचुरली. जब फिश नेचुरली ग्रो करती है सी में, ओशियन में या फिर फ्रेश वाटर में, कहीं पे भी जब वो नेचुरली ग्रो करती है और उसको हम पकड़ते हैं, तो फिश को कैच करते हैं, पकड़ते हैं नेचुरल वाटर बॉडीज़ में से, तो इसी को हम कैप्चर फिशिंग बोलते हैं. ठीक है. इसमें हम फिश को ब्रीड नहीं करते और ना ही उनको रेयर करते, यानी कि उनका पालन पोषण नहीं करते, उनको पकड़ते हैं. फिश आर कॉट फ्रॉम रिवर्स, लेक, सीज, ओशन. मतलब इन जगहों से हम उनको इन वाटर बॉडी से हम फिशेस को कॉट करते हैं, पकड़ते हैं. डिपेंड्स ऑन नेचुरल फिश अवेलेबिलिटी. नेक्स्ट इज कैप्चर फिशिंग जो है वो डिपेंड करती है नेचुरल फिश अवेलेबिलिटी पे, यानी कि फ़िश अवेलेबल होगी नहीं होगी इस पर डिपेंड करती है. कुछ एग्जाम्पल है फिशिंग इन सीज, रिवर्स, पोन्स एंड लेक्स. नेक्स्ट अगर हम कल्चर फिशिंग की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं? इट्स द मेथड ऑफ रियरिंग फिश बाय ह्यूमंस इन कंट्रोल्ड वाटर बॉडीज. दैट मीन्स कि हम कुछ अपना पर्टिकुलर एरिया बना लेते हैं, उसमें वाटर रखते हैं और उसी में फ़िश को कल्चर करते हैं, रियर करते हैं. ठीक है. फ़िश आर ब्रीड, रियर्ड एंड हार्वेस्टेड. इसमें हम फ़िश का पालन पोषण करते हैं, वहीं ग्रो करते हैं. डन इन पोन्स, टैंक्स और रिजर्वर, यानी कि कंट्रोल्ड वाटर बॉडीज हम इसमें लेते हैं. ऑल्सो कॉल्ड फिश फार्मिंग और एक्वाकल्चर. इसको हम फिश फार्मिंग और एक्वाकल्चर के नाम से भी जानते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स हैं कंपोजिट फिश कल्चर और फिश फार्मिंग इन पोन्स. नेक्स्ट, some marine fish of high economic value are also farmed in sea water. अब कुछ बहुत हाई इकोनॉमिक वैल्यू वाली मरीन फिशेस होती हैं, उनको भी हम क्या करते हैं? फार्म्ड करते हैं, यानी कि उनको भी रियर करते हैं, जैसे कि म्यूलिट्स, बेटकी, पर्ल स्पॉट्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. और शेल फिश भी, जैसे कि प्रॉन्स हो गए, ठीक है, म्यूसल्स हो गए, ओयस्टर हो गए, ये इन सबको भी क्या किया जाता है? रियर किया जाता है. इनको भी, सीवीड को भी हम क्या करते हैं? रियर करते हैं. ओयस्टर को किस लिए कल्टीवेट किया जाता है? इनके पर्ल्स के लिए. नेक्स्ट इज कंपोजिट फिश कल्चर. अब कंपोजिट फिश कल्चर क्या होता है? इट्स अ सिस्टम ऑफ फिश फार्मिंग इन विच डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फिश with different feeding habits are reared together in the same pond. That means
जब हम अलग अलग तरीके की स्पीशीज़ को रेयर करते हैं फिश की, डिपेंड्स ऑन उनकी फीडिंग हैबिट्स पे, है ना। जब उनकी अलग अलग फीडिंग हैबिट्स होती हैं तो हम अलग अलग टाइप की अलग अलग स्पीशीज़ की फ़िश को रेयर करते हैं। इसको हम कंपोजिट फ़िश कल्चर बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि वो डिफरेंट जोन में रहती हैं, जो फ़िश हैं वो अलग अलग जोन जो हैं उनमें ऑक्यूपाई होती हैं। इसमें क्या होता है, जो फिशेज़ हैं जो डिफरेंट फिशेज़ हैं वो डिफरेंट जोन्स लेती हैं पोंड की, जिसकी वजह से कोई कंपटीशन नहीं रहता फूड को लेके, और टोटल फिश प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होता है क्योंकि हम डिफरेंट टाइप्स की फिश को रियर कर पा रहे हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि जो कटला है वो सरफेस फीडर है, यानी कि वो सरफेस सरफेस से फूड लेती है। रोहू जो है वो मिडल फीडर है, यानी पोंड के मिड से वो फूड लेती है। और मृगल जो है वो बॉटम फीडर है, यानी कि बॉटम में रह के वो अपना फूड लेती है। और नेक्स्ट इज ग्रास कार्प, ये वीड से अपना फूड लेती है। तो एक ही पॉन्ड में हम इन सबको ग्रो कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इनके फीडिंग मीडियम जो है वो अलग अलग है। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड फिश कल्चर। इंटीग्रेटेड फिश कल्चर क्या होता है? इज अ सिस्टम वेयर फिश फार्मिंग इज कंबाइंड विद अदर फार्मिंग एक्टिविटीज़। जब हम अदर फार्मिंग एक्टिविटीज़ के साथ फिश फार्मिंग को कंबाइन करते हैं तो इसे हम इस इंटीग्रेटेड फिश कल्चर बोलते हैं। जैसे कि पोल्ट्री के साथ हम फिश कल्चर कर रहे हैं, डक के साथ कर रहे हैं, या कैटल फार्मिंग के साथ हम फिश कल्चर कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, जो एनिमल्स वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं उसे फिश फीड के लिए या फिर मैन्योर के लिए यूज़ कर लिया जाता है। प्लस इससे क्या रहता है, जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाती है, मतलब कम खर्चा आता है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली रहती है और इकोनॉमिकल भी रहती है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो फ़िश कम डक कल्चर और फ़िश कम पोल्ट्री कल्चर जो है ये किए जाते हैं। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ फिश प्रोडक्शन। अब फिश प्रोडक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है? इससे प्रोटीन रिच फूड जो है वो मिलता है, प्लस एम्प्लॉयमेंट मिलती है, फूड रिसोर्सेज इंक्रीज होते हैं, और रूरल इकोनॉमी जो है उसको भी हम सपोर्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट इज एपीकल्चर और बी कीपिंग। बी कीपिंग और एपीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ रियरिंग हनी बीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी, वैक्स एंड अदर बी प्रोडक्ट्स। बी कीपिंग या एपीकल्चर क्या होता है, जिसमें हम हनी बीज को रेयर करते हैं, यानी कि हनी बीज का पालन पोषण करते हैं ताकि हमें उनसे हनी, वैक्स या फिर अदर प्रोडक्ट्स मिल सके। ठीक है, इम्पॉर्टेंस क्या है बी कीपिंग की? इससे हमें हनी मिलता है जो कि एक न्यूट्रिशियस और नेचुरल स्वीटनर है ना। बी वैक्स मिलता है जिसे हम कैंडल्स के लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए और पॉलिश के लिए यूज़ कर सकते हैं। पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं ये, जिसकी वजह से क्रॉप यील्ड जो है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। प्लस इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है और इनकम आती है। तो इन सभी चीज़ों के लिए बी कीपिंग जो है वो की जाती है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ हनी बीज। अब कितने टाइप की हनी बीज होती हैं? अब हमारे पास कुछ इंडिजीनियस हनी बीज होती हैं और कुछ एग्जॉटिक ब्रीड्स होती हैं। इंडिजीनियस की बात करें तो एपिस सेरेना इंडिका जो है, जिसे हम इंडियन बी भी बोलते हैं, ये हमारी इंडिजीनियस बी के जो एग्जाम्पल हैं, इंडिजीनियस हनी बी के जो एग्जाम्पल हैं वो हैं एपिस सेरेना इंडिका, जिसे इंडियन बी भी बोलते हैं, एपिस डोरसेटा जिसे रॉक बी भी बोलते हैं, और एपिस फ्लोरे जिसे हम लिटिल बी बोलते हैं। और एक है आपकी इटालियन बी जिसे एपिस मेलीफेरा बोलते हैं, ये आपकी एग्जॉटिक ब्रीड है, पर इंडिया में भी एपिस मेलीफेरा को ही रियर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि एपिस सेरेना, एपिस मेलीफेरा और एपिस डॉर्सेटा। तो नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ इटालियन बी। इटालियन बी के बेनिफिट्स क्या हैं जिसकी वजह से हम इसको इंडिया में भी इटालियन बी को ही हम रियर करते हैं? ठीक है, तो सबसे पहला इसका रीज़न है, बेनिफिट है, इटालियन बीज हैव हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी। इटालियन बीज सबसे ज़्यादा हनी कलेक्ट करती हैं। नेक्स्ट, दे स्टिंग समवट लेस, यानी कि ये स्टिंग लेस मतलब कम स्टिंग करती हैं। दे स्टे इन अ गिवन बीहाइव फॉर लॉन्ग पीरियड्स, ये अपने ही बीहाइव में बहुत लंबे समय तक रह सकती हैं। एंड ब्रीड वेरी वेल, और बहुत अच्छे से ब्रीड करती हैं, यानी कि रिप्रोड्यूस करती हैं। तो इसीलिए हम इटालियन बीज को ही प्रेफर करते हैं रेयरिंग के लिए।
और हनी बी की प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट इज एपेरी। एन एपेरी इज अ प्लेस वेयर हनी बीज आर kept and reared in hives for the production of honey, wax and other bee products. एपेरी क्या होता है? एपेरी होता है वो प्लेस जहाँ पे हम हनी बीज को रखते हैं, उनको रियर करते हैं और उनसे हनी, वैक्स और अदर बी प्रोडक्ट्स जो है वो लेते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका जो एपेरी है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। इसी में हाइव्स होते हैं उनके, हनी बीज के। इन बॉक्सेस के अंदर इस तरीके से प्लेट्स की फॉर्म में हनी बीज के ये हाइव्स होते हैं। नेक्स्ट इज द वैल्यू और क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंड्स अपॉन द पैस्चरेज और द फ्लावर्स अवेलेबल टू द बीज फॉर नेक्टर एंड पोलन कलेक्शन। दैट मीन्स जो हनी की क्वालिटी होगी, वैल्यू होगी, वो डिपेंड करती है पैस्चरेज पे। दैट मीन्स कि किस तरीके का फूड हम उसको दे रहे हैं हनी बी को, किस तरीके के फ्लावर, फूड, वेजिटेशन हम उसको दे रहे हैं ताकि वो नेक्टर कलेक्ट कर पाए, पोलन कलेक्ट कर पाए और उसी से तो हनी बनाएगी। In addition to adequate quantity of pasturage, the kind of flowers available will determine the taste of honey. अब जिस तरीके की हम उसको वेजिटेशन देंगे, यानी कि पैस्चरेज जिस तरीके का हम उसको देंगे, उसी तरीके का उसका हनी का टेस्ट होगा। तो हनी का टेस्ट जो है वो डिपेंड करता है किस तरीके के फ्लावर्स और पैस्चरेज हम हनी बी को प्रोवाइड कर रहे हैं।